जोहार तो भारत मित्र देख रहे हैं आप, और मेरा नाम अभिषेक भारती है। मेरे साथ हमारे सहयोगी रंजीत और हमारी सहयोगी आरती यहाँ पर मौजूद है। बरसात का मौसम जब खत्म होता है और नदियों में पानी थोड़ा बढ़ जाता है, तो हमारे यहाँ नदियों में एक सांप पाया जाता है, ढोड़वा सांप उसको कहते हैं। खेत में भी और नदियों में भी पाया जाता है। ढोड़वा सांप की प्रकृति क्या होती है कि ये काटता नहीं है, मतलब काट भी दे तो इसमें विष नहीं होता। और ढोड़वा सांप की एक और प्रकृति होती है, क्या होती है कि वो मुंडी निकाल के आपको दिखाएगा, फिर गायब हो जाता है, फिर मुंडी निकाल के दिखाता है, फिर गायब हो जाता है। तो ये ढोड़वा सांप की प्रकृति मुझे क्यों याद आई, ये मैं जब ये डिस्कशन खत्म करूंगा तब आपको बताऊंगा। बहरहाल आज फिर एक बहुत दिन बाद रघुवर दास मीडिया के सामने आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और पिछले कई दिनों से आदिवासी मुद्दों को लेकर के रघुवर दास मुखर रहे हैं। आज फिर से पेशा कानून को लेकर के रघुवर दास मुखर हुए। क्रिश्चियन जो नेता हैं कांग्रेस के, साफ साफ कह दिया कि उनके दबाव में अभी तक पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है। एक पेशा कानून लागू नहीं होने के कारण जो बालू का टेंडर है वो नहीं हो पा रहा। हाईकोर्ट की तरफ से फटकार भी लग रही है। 1200 करोड़ रुपए का लैप्स हो गया केंद्र सरकार की तरफ से। जो 5वीं अनुसूची के जो जिले हैं, उन जिलों में उन क्षेत्रों के विकास के लिए जो दिए जाने थे, वो 1400 करोड़ रुपए लैप्स होने के कगार पर है। ट्रिपल टेस्ट सरकार नहीं करवा पाई है, तो उसको लेकर के बाकायदा एक 2000 करोड़ के आसपास का उसका भी बजट है निकाय चुनाव को लेकर के विकास का, जो शहर निकाय है उनके विकास के लिए, वो भी लैप्स हो जा रहा। तो रघुवर दास इसको लेकर के काफी हमलावर थे। तो मैं चाहता हूं कि एक बार हम पहले रघुवर दास का बयान, पेशा कानून, बालू का सिंडिकेट और जो ट्रिपल टेस्ट रोक देते हैं पहले, और ये जो धर्मांतरण, मतलब जो धर्मांतरित आदिवासी है, क्रिश्चियन आदिवासी है, उनके दबाव में जो पेशा कानून लागू नहीं हो रहा, उसके बारे में रघुवर क्या बोल रहे हैं एक बार सुन लीजिए। स्टेट आपका ठीक है, 2 स्टेट में लागू नहीं है, 8 स्टेट में पेशा नियमित लागू, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, उड़ीसा में भी, क्योंकि बीजेपी की सरकार थी तो वहाँ पेशा नियमावली लागू नहीं हुई। उस समय मैं महामहिम था, बीजेपी की सरकार बनी, मैंने मुख्यमंत्री आदरणीय कुंवर राम मांझी को, क्योंकि मैं जो हमारा एडवाइजर था सरपति, जो यही का अधिकारी था, मैंने उनको शेड्यूल एरिया में घुमा के किस तरह प्ररूप बने, वो प्ररूप का रूप भी मैंने मुख्यमंत्री को दिया था। उस पर प्रक्रिया चल रही है। दूसरा राज्य है झारखंड। संवैधानिक अधिकारों की जब बात होती है, पत्थलगड़ी भी तो संवैधानिक अधिकार था। नहीं, पत्थलगड़ी देखिए, आप मीडिया के लोग वहाँ गए भी हैं। आदिवासियों का पत्थलगड़ी पारंपरिक परंपरा है, रिवाज है। अगर जमीन का सीमांकन करना तब पत्थलगड़ी होता है। कोई मृत्यु हो गया उसमें होता है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसमें संविधान का वो पत्थर में लिखा हुआ रहता। आप ही लोग टीवी में दिखाया भी है समाचार, वहाँ संविधान विरोधी लिखा रहता, और वो भी पत्थलगड़ी सिर्फ अफीम के खेती के लिए, वहाँ दूसरे लोग कोई नहीं जाता। जो खूंटी में पत्थलगड़ी स्टार्ट हुआ था, और आपको याद होगा 3 लड़की का चर्च के बाहर स्कूल से किडनैप किया था उग्रवादी। 3 लड़की था और उसका उस चर्च स्कूल का टीचर था, कोचांग में। फादर ने उनको छुड़ा लिया अपना टीचर, और बच्चे लोग बोला जाओ ना घुमा के ले आए। उसके साथ क्या घटना हुआ था, उसी में से 15 दिन के बाद, मैं रहस्य बता रहा हूँ, एक लड़की हमको फोन की, बोला सर आपसे मिलना है। तो हम बोले आ जाओ प्रोजेक्ट 10:30 बजे। बोला नहीं, हम टीम में नहीं है। तो बोले आ जाओ 8 बजे। और हमने आते साथ ही गेट पे बोल दिया था एक लड़की आएगा, उससे अंदर बुला। उसने 8 बजे आई और बोला सर पत्थलगड़ी समाप्त करना। मैंने कहा हाँ। बोले पत्थलगड़ी क्या है? तो जो मैंने बताया ना, पत्थलगड़ी हम लोग का रिवाज है। लेकिन ये पत्थलगड़ी में उग्रवाद और विदेशी धर्म के संस्था के लोग मिलकर पत्थलगड़ी करता, ताकि प्रशासन छोड़िए अगल बगल का गांव भी उधर। तो बोले क्या हो रहा? बोला अफीम का खेती। तो कुछ समय मैंने 27 विदेशी संस्था को देश के गृह मंत्री से चर्चा कर, जो एनजीओ का पैसा आ रहा था उसको बंद कराया।
तब ये लोग, उसने कहा, जो लड़की ने बताया कि सर ये लोग अवैध करता, आधा पैसा विदेशी धर्म के संस्था को जाता, आधा पैसा उग्रवाद को जाता है और उग्रवाद को सुलाने का काम स्कूल में। और आज तक देखे झारखंड में आप कोई भी विदेशी धर्म की संस्था को चलने वाला स्कूल को कभी बम से उड़ाया? जितनी भी क्षति हुई सरकारी संपत्ति। ओके, धन्यवाद। नहीं लागू करने का सरकार की जो मंशा है, जिस तरह टाल मटोल कर रही है, मेरी समझ से कि जो हमारा झारखंड की संसाधन है, उस संसाधन को जो माफिया है उसको लूटने की छूट, और आप सब मीडिया के साथी, चाहे प्रिंटिंग मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, लगातार आप दिखाते हैं कि किस प्रकार अवैध बालू का धंधा पूरे राज्य में, किसी एक जिले में नहीं, पूरे राज्य में अवैध बालू का धंधा चल रहा है। और ये पेशा नियमावली लागू होने से लघु खनिज तथा बालू घाट इत्यादि की नीलामी शेड्यूल जिले में, ये जो हमारे ग्राम प्रधान या जनजाति प्रमुख को मिलता है, उसका महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित कर कांग्रेस जेएमएम की सरकार विगत 6 सालों से बालू घाटों का दोहन किया है। राज्य की हजारों करोड़ रुपया क्षति पहुंचाई गई और बालू सिंडिकेट बिचौलियों ने मजा लिया तथा राज्य के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं के जेब गर्म। अभी मामला में न्यायालय में होने के बावजूद भी न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए बालू घाट के नीलामी के लिए विज्ञापन निकालकर 2000-3000 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये मैं आपके समाचार पत्र और मीडिया में जो बातें राज्य सरकार के द्वारा आई थी, उस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि पेशा नियमावली लागू ना कर अपने चाहते बालू सिंडिकेट को दिया है। साथ ही साथ मेरी सरकार से मांग है कि 6 वर्षों में जो बालू घाटों का अवैध व्यापार से राज्य का राजस्व करोड़ की रुपये की हानि हुई, उसकी सीबीआई से जांच हो, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 2000-3000 करोड़ रुपए अगर इस सरकार के द्वारा नीलामी की जाती तो आप सोचिए 6 वर्ष के अंदर हजारों करोड़ रुपए की राजस्व की चोरी। ये किसके जेब में गया? किस नेता कांग्रेस जेएमएम के जेब में? किस बिचौलिया, किस सिंडिकेट के तहत? और इसलिए सरकार पारदर्शी ढंग से, मैं मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई से जांच हो। दूसरा, जो संवैधानिक अधिकार 13वां संशोधन में, चाहे पंचायती राज अधिनियम हो चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव, लगातार राज्य सरकार, चाहे पेशा नियमावली हो चाहे स्थानीय निकाय की चुनाव कराने और उनके अधिकार देने में कोई रुचि नहीं है। अगर स्थानीय निकाय के चुनाव होते तो शहरों का विकास होता,
पेशा कानून लागू होता तो गांव का सर्वांगीण विकास होता। सुन लिया, रघुवर दास पिछले बार भी हमलावर थे। इशारे इशारे में बंधु तिर्की, शिल्पी नेहा तिर्की पर निशाना था कि भाई पेशा कानून उनके दबाव में लागू नहीं हो रहा। इस बार भी कहीं ना कहीं निशाना वहीं पर है और कहा कि सिंडिकेट बना करके सरकार जो है वो बालू चोरी करवा रही है और यही कारण है। बाकायदा उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है कि बालू चोरी की जो टेंडर नहीं होने के कारण जो नुकसान हुआ है ये राजस्व मिलता, पेशा कानून लागू होगा तो ये राजस्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस पर ग्राम सभा का अधिकार चला जाएगा 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में। तो इसीलिए राज्य सरकार भी नहीं चाहती कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे। वो सिंडिकेट, बालू का सिंडिकेट नहीं चाहता और फिर जो रूढ़िवादी प्रथा को नहीं मानने वाले यानी जो क्रिश्चियन है वो नहीं चाहते कि पेशा कानून लागू हो। एक बार फिर से निशाना बंधु तिर्की, शिल्पी नेहा तिर्की। आरती बिल्कुल, देखिए रघुवर दास को अगर आप सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि अब धीरे धीरे रघुवर दास वापस फॉर्म में लौटने लगे हैं। और इन दिनों अगर झारखंड में कोई मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में है तो वो आदिवासी का मुद्दा है, बालू का मुद्दा है, सरना बनाम क्रिश्चियन का मुद्दा है। तो इन मुद्दों को अब बीजेपी ये भी समझ रही है कि इन मुद्दों को अगर वो इन मुद्दों पर माइलेज नहीं ले पाई तो फिर आने वाले दिनों में ऐसा कुछ और नजर नहीं आता जिस पर पार्टी को कोई लीड मिल पाएगा। इस मामले पर हालांकि पार्टी में अलग अलग दिखता है, चंपई का गुट अलग, रघुवर का अलग, बाबूलाल का अलग, ये सबका गुट अलग अलग है, लेकिन पार्टी एक साथ मिलकर अगर आए फ्रंट पे तो शायद बात बने। लेकिन ठीक है, लेकिन रघुवर दास को अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सीधे राज्य सरकार पर हमला किया गया है। राज्य सरकार से ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार खुद का वो डिफेंसिव मूड में नजर आ रही है सरकार, क्योंकि अब तक आप देखिए सरना बनाम क्रिश्चियनिटी के मुद्दे पर हेमंत सरकार की तरफ से कोई भी बयान, मंत्री के तरफ से या फिर उनके किसी भी सहयोगी के तरफ से कोई बयान नहीं आया, जबकि उन्हीं की सरकार में है शिल्पी नेहा तिर्की, वो क्रिश्चियनिटी को लेकर बोलती हैं, बिहारियों को लेकर बोलती हैं, लेकिन वही चीज जब झारखंड में हो रहा है तो उस पर उनकी जुबान नहीं खुलती है। दूसरी चीज, इरफान अंसारी को भी आप लगातार सुन रहे हैं, बंधु तिर्की को आप देखिए, उनकी चुप्पी भी बहुत सारी कहानी कह रही है। इतने सारे सवाल अगर रघुवर दास ने उठाए हैं, सीधे बंधु तिर्की और शिल्पी नेहा तिर्की निशाने पर थी, तो इसका जवाब आना भी चाहिए। लेकिन ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रघुवर दास ने ये सवाल उठाया, बीजेपी पिछले 1 महीने में आप देखिए इसे लेकर निशाने पर लेती रही है, बंधु तिर्की को भी और शिल्पी नेहा तिर्की को भी, लेकिन अब तक इस मुद्दे पर दोनों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। आप सिर्फ कांग्रेस को मत पूछिए कि कांग्रेस की तरफ से शिल्पी नेहा तिर्की या बंधु तिर्की ने कुछ नहीं कहा, सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा। बालू को लेकर सीधे निशाना है कि भाई सर, रॉयल्टी का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है तो सरकार क्यों इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। अगर सरकार अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी कर ले तो ये जो 1200-1400 करोड़ का नुकसान है, ये रॉयल्टी का नुकसान हर बार जो हो रहा है उससे बच सकती है सरकार। और बहुत आप कह रहे हैं 2500 रुपए मैया सम्मान के लिए आप दे रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, क्यों? क्योंकि आप हमेशा एक व्हाइट पेपर लेकर आते हैं, कहते हैं खजाना खाली है, तो खजाने को भरने के लिए आप सेफ वे से जाएंगे, अगर आप लीगल प्रोसेस से जाएंगे तो वो खजाना भरेगा और उसके बाद आप बाकी चीजों में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। रघुवर दास का आरोप एक तरह से सरकार को सिर्फ आईना दिखाने की कोशिश है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर सरकार काम कर सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक डिफेंसिव पैसेज खोजा जा रहा है, एक चुप्पी के तौर पर, जिस पर सरकार कुछ बोलना नहीं चाहती है। और यहाँ निशाने पर बंधु तिर्की और शिल्पी नेहा तिर्की इसलिए हैं क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त सरना बनाम आदिवासी, क्रिश्चियनिटी और महतो को लेकर है। तो कल तक जो इस मुद्दे पर मुखर थे, आज वही सरना और क्रिश्चियनिटी के मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध रखी है उन्होंने, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। अच्छा रंजीत, आप तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो उनके ऊपर आरोप लगा था कि सीएनटी एक्ट के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लैंड बैंक बना करके आदिवासी जमीन लूटने की कोशिश की, खूंटी में जो पत्थलगड़ी आंदोलन हुआ आदिवासियों की रूढ़िवादी प्रथा को चोट पहुंचाने की कोशिश की। तो एक तरह से आप देखिए कि रघुवर दास के सर माथे पर आदिवासी विरोधी का एक पोस्टर चस्पा कर दिया गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देखिए धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे आपका जो पेशा कानून का मुद्दा, इसको लेकर के रघुवर दास यहाँ से लेकर के संथाल तक मुखर रहे हैं। कुछ दिन में सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर क्षेत्र में जाकर के पसीना बहाने लगते हैं। बहरहाल एक ऐसे समय में रघुवर दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस समय में कुर्मी के एसटी इंक्लूजन को लेकर के विवाद है और कुर्मी कह रहे हैं कि हमारे एसटी इंक्लूजन को लेकर के सबसे ज्यादा अगर कोई विरोध कर रहा है तो वो जो धर्मांतरित आदिवासी है, जो ईसाई आदिवासी हुए, तो क्या ये रघुवर दास का इस वक्त पर खेला गया एक मास्टर स्ट्रोक है? रघुवर दास की जो नाकामी हेमंत सोरेन की जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग उस समय बताते थे, कांग्रेस के लोग बताते थे, उन नाकामियों पर
पिछले 6 साल से हेमंत सोरेन की सरकार ने कोई काम नहीं किया है, मतलब जस का तस है। जिस चीज को आप बोलते थे कि पेशा कानून रघुवर दास ने लागू नहीं किया, आदिवासी विरोधी है, ये करता है, गड़बड़ है, घोटाला है, तो किसी ने घोटालेबाज को आपने पकड़ा भी नहीं अभी तक, किसी मंत्री को। और जो कानून उन्होंने वो लागू नहीं कर पाए, उसको भी आपने लागू नहीं किया। तो रघुवर दास की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, उसमें वो बताने की कोशिश भी कर रहे थे कि अगर मैंने पेशा का पूरा हिसाब किताब बराबर कर दिया था, अगर हमको दूसरा मौका मिलता तो शायद पेशा लागू हो जाता, उन्होंने बताने की कोशिश की। उसके बाद जब हुआ, चूंकि सरकार उनकी चली गई, तब वो बता रहे हैं कि 6 साल तक जो है वर्तमान में जो हेमंत सोरेन की सरकार है उसने पेशा पे कोई काम नहीं किया। दूसरी बात है जो पत्थलगड़ी वाला मामला, इस पर जब भी रघुवर दास प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पत्रकारों की तरफ से ये सवाल आता है, तो उसको भी उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि पत्थलगड़ी की आड़ में रघुवर दास आज बता रहे थे कि जो है देश विरोधी काम हो रहा था, और उसमें जो ईसाई मिशनरीज की भूमिका पर भी उन्होंने आज भी सवाल उठाया है। और उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी नक्सली घटना में या कोई भी घटना में कभी भी किसी मिशनरी स्कूल को या मिशनरी संस्था को क्या नक्सलियों के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। दूसरी बात है पेशा कानून के बाद ये नगर निकाय चुनाव की बात है। नगर निकाय चुनाव का तो टर्म खत्म हो गया है, वो हो नहीं पा रहा, उसके कारण जो राशि है वो भी लैप्स हो जा रही है। तो सारे मुद्दे जो उन्होंने उठाए, तो वो बिल्कुल ही आज जो कहा जाए तो उसमें मुद्दे में कोई कमी उसमें नहीं थी। और जैसा मैम ने कहा कि अभी शिल्पी निहातिर या बंधु तिर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, आज न कल में जवाब आ जाएगा, उसके तरफ से भी आ जाएगा, हो ना हो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी कोई ना कोई जवाब आ जाएगा। और एक बड़ा जो मुद्दा उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में जो मंत्री है राधा कृष्ण किशोर, उन्होंने बताया था कि दलितों की स्थिति जो है यहाँ झारखंड में बहुत ही खराब है, अत्यंत चिंताजनक है, और उनकी बात सच भी है। अब देखिए अनुसूचित जाति आयोग का जो अध्यक्ष है वो भी नहीं है, वो भी जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी नहीं। तो छोटे छोटे काम है, इसको करना चाहिए। देखिए इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन इतना महत्व का वो आयोग होता है, पद होता है, कि मैं एक चीज बता देता हूँ कि एक बार हुआ है कि एक नौकरी चली गई एक प्राइवेट स्कूल पे, एक क्लर्क लेवल के SC का वर्ग का कर्मचारी था, और उसके बाद उसने सब जगह घूमा, कहीं कोई उपाय नहीं हुआ। लेकिन रघुवर दास की सरकार, उस समय की हेमंत सोरेन की सरकार आई थी, उस समय आयोग के अध्यक्ष थे, उनका आखिरी टर्म ही था, लेकिन जब वो व्यक्ति जब गया उनके पास ना, तो उनका सारा समस्या का समाधान जो है आयोग के द्वारा हो गया। जो भी उसका पैसा वगैरह पेंडिंग था उसकी लाखों में था, वो कहीं भी जाने के बाद कोई उसकी सुनवाई नहीं थी, लेकिन आयोग के पास जाने के बाद उसकी सुनवाई हो। मतलब इतना महत्वपूर्ण वह पद है कि आयोग का अध्यक्ष है, तो SC वर्ग का लोग जो पीड़ित है, शोषित है, वो कहाँ जाएगा? उसके पास एक मंच होता है कि वहां जाके अपनी बातों को रख सकता है। तो ये भी जो है खाली है, तो निश्चित ही ये सब बात तो चिंताजनक है, ये सब बात। अच्छा आरती, अपनी राजनीति को पुनर्जीवित करने की भी कोशिश, चूंकि रघुवर दास इसी के थ्रू वो तमाम आरोप जो रघुवर दास पर मुख्यमंत्री रहते लगे, फिर वो चुनाव हार गए, उसके बाद कभी उनको वैसे मौका नहीं मिला जिसमें वो उन आरोपों के जवाब दे सकते थे कि भाई मैं आदिवासी विरोधी नहीं हूँ, मैंने आपकी जमीनें नहीं छीनी, पत्थलगड़ी आंदोलन को कुचलने के पीछे मेरा मकसद क्या था। तो इन सवालों के जवाब कभी उनको वो मंच ही नहीं मिला। तो अब इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू वो अपने सर से वो जो टैग है कि नहीं भाई वो आदिवासी विरोधी है, आदिवासी जमीनों के दुश्मन है, CNT के दुश्मन, उस टैग को वो हटाना चाहते हैं। बिल्कुल। और उससे पहले मतलब मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए मेरा जो ये सवाल था कि शिल्पी निहातिर की और बंधु तिर्की चुप क्यों है, चुप्पी का सवाल सिर्फ रघुवर दास की बातों के लिए नहीं है, सिर्फ रघुवर दास ने उन पर सवाल उठाया हो ऐसा नहीं है। आप चंपई सोरेन की बातों को ले लीजिए, आप बाबूलाल मरांडी की बातों को ले लीजिए, आप अजय शाह को सुन लीजिए, सबने सवाल उठाया, लेकिन पिछले 1 महीने में आपने कितना जवाब सुना होगा उनका। मेरा सवाल ये है कि ये अचानक से ये चुप्पी है, ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से, ये चुप्पी अचानक से है। तो ये गाइडेंस कहीं से हो सकता है, ये अलग बात है। आइए रघुवर दास पे कि उन्हें मंच, ये वाकई सच है कि जैसे ही वो सत्ता से तो गए ही, उनकी विधायकी भी चली गई, उसके बाद उन्हें कभी मौका नहीं मिला ऐसा कि वो बैठकर मीडिया को ये बता पाते कि जो जो फैसले उन्होंने अपने कार्यकाल में लिए, उन फैसलों के पीछे की वजह क्या थी। वो ये भी साफ नहीं कर पाए, या फिर ये कह सकते हैं कि वो सफाई भी नहीं दे पाए कि वो मंशा उनकी क्या थी, कि क्या कुछ चल रहा था इसके पीछे कि सरकार को ऐसे फैसले, रघुवर सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़े। लेकिन चूंकि जब वो ओडिशा के राज्यपाल बने, वहां से उनको वापस लाया गया, तो ये पार्टी का ही मकसद
मकसद रहा होगा कि एक बोनाफाइड नेता को हम वापस लेकर आए झारखंड में, जिसकी बहुत दरकार है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आया इस बार का, उसके बाद ऐसा लगा मानो बीजेपी स्लीप मोड में चली गई है। तो एक पुनर्जीवित करने की कोशिश पार्टी को भी थी, लेकिन अब ये मौका रघुवर दास के लिए भी है कि वो खुद की जो राजनीतिक उनका अस्तित्व है उसे वो उस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए जहां से जो उनकी पहचान रही है वो वापस उन्हें मिल सके। तो अब ये छोटे छोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हालांकि ये कंटिन्यूटी में नहीं है, लेकिन आप देखिए जब भी उन्हें मौका मिलता है वो सिर्फ जो ताजा राजनीतिक हालात है सिर्फ उस पर बात नहीं करते, वो गाहे बगाहे उन फैसलों को लेकर भी सफाई देते नजर आते हैं कि जब मेरी सरकार थी तो हमने ऐसा क्यों किया था। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्थलगड़ी का मुद्दा उठा, उन्होंने इसलिए उठाया क्योंकि इस पूरे सिनारियो में पत्थलगड़ी कहीं भी नहीं था, लेकिन उन्होंने उस बात की सफाई देना जरूरी समझा कि ये एक मौका है जहां, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ आज का नहीं है भारतीय, आने वाले दिनों में आप देखिएगा जैसे जैसे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगा, उनकी सरकार में जो जो फैसले लिए गए और उन्हें गलत बताते हुए हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में जो वापस आई है, तो उन फैसलों का क्लैरिफिकेशन रघुवर दास की तरफ से आपको मिलने लगेगा। और वो ऐसे सवाल थे जिनको लेकर अब आवाज बुलंद हो रही है झारखंड में कि उस वक्त अगर ऐसा हुआ था और उसके वायदों पर हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में आई तो पिछले 6 साल में उन वायदों का क्या हुआ। रघुवर दास के फैसले अगर गलत थे तो उसको सही क्यों नहीं किया गया अभी तक। आपको याद होगा पिछले सेशन में जब नियोजन नीति और खतियान को लेकर सवाल पूछे गए थे, सेशन चल रहा था, ये पिछले टर्म की बात मैं कह रही हूँ, तो जो सत्ता दल के विधायक थे उन्होंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा, उन्होंने कहा रघुवर दास ने तो यही किया था। भाई रघुवर दास ने किया था तो आप यही कहकर सत्ता में आए ना कि उन्होंने गलत किया, तो फिर आपने क्या सही कर दिया। तो ये क्या उन्होंने गलत किया था, हेमंत सरकार ने क्या सही किया, ये बताना जरूरी है। लेकिन 6 सालों में अभी तक किसी भी एक गलत फैसले का क्लैरिफिकेशन, रघुवर दास का जो फैसला गलत था उसके क्लैरिफिकेशन के तौर पर अब तक सरकार ने जवाब नहीं दिया। और जनता ये जानना चाहती है, पब्लिक जरूर ये चाहती है कि कम से कम हेमंत सोरेन की सरकार उनके एक फैसले को गलत अगर बता रही है तो उसका क्लैरिफिकेशन तो दे कि वो गलत थी तो आपने सही क्या किया है। और अब ये मौका रघुवर दास को मिल रहा है, यही बात है। रंजीत, देखिए इसमें है कि हो सकता पार्टी को भी, ये पार्टी की भी रणनीति थी कि वो अपना रघुवर दास के कार्यकाल को ज्यादा उठाए नहीं। उस समय की जो समय की बात है, अब समय बदल गया है, इसलिए तो उनको राज्यपाल बना के भेज दिया गया। राज्यपाल तो हो गया, मतलब गैर राजनीतिक वो पद पे चले गए, तो जहां वहां से तो कुछ बोलने की चांस है नहीं उसको। अब चूंकि उस कामों को आगे हेमंत सोरेन की सरकार ने नहीं बढ़ाया, जो काम रघुवर दास नहीं कर पाए हेमंत सोरेन भी अभी तक 6 साल में नहीं कर पाए, तो एक मौका है उनको बोलने का। और दूसरा कि आदिवासी विरोधी नहीं है रघुवर दास, ये साबित करने से सबसे ज्यादा जरूरी उनके लिए है कि जिस समाज से वो, जिस वर्ग से वो आते, पिछड़ा वर्ग से, वो पिछड़े वर्ग के हैं, ओबीसी वही तैसी है, ये भी उनको साबित कर रहे हैं। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार उन्होंने नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट में पिछड़ों का अधिकार का ही उन्होंने बात की। जब रघुवर दास सत्ता में आए थे तो सबसे बड़ा अगर उनके साथ कोई सपोर्ट में था तो वो ओबीसी क्लास ही था, ओबीसी वर्ग ही था, जो ये चाहता था कि रघुवर दास जैसा नेता झारखंड में आए, बल्कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे। और जो ओबीसी क्लास, यहाँ पर आप देखिए सबकी बातें होती हैं, महतो की बात हो रही है, आदिवासी की बात हो रही है, क्रिश्चियन की बात हो रही है, पर ओबीसी की बात कौन करता है। तो पहला जो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री और ओबीसी वर्ग से आया ना, तो लोगों को यह भी उम्मीद था कि जो पिछड़ों का आरक्षण 14% हो गया है वो बढ़ के 27% हो जाएगा। इसलिए रघुवर दास जिस दिन पहले दिन मुख्यमंत्री बने तो लगातार उनके ऊपर एक प्रेशर ये था कि आप जो है 27% पिछड़ों का आरक्षण कीजिए, लेकिन वो उसको पूरा वो नहीं कर पाए, जो भी उनकी मजबूरी रही हो। लेकिन उसके बाद अभी जो है ट्रिपल टेस्ट जो होना है, नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को अधिकार मिलना है, और शेड्यूल जो क्षेत्र है उसमें भी जो पिछड़ों की स्थिति है, क्योंकि पिछड़ों की जो राजनीतिक भूमिका तो वहाँ शून्य है, तो उस पर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनगणना की बात की कि पिछड़ों का वहाँ गणना होनी चाहिए, और ताकि पता चल सके कितने लोग हैं और फिर उसके अनुसार उनको भी हक अधिकार मिलना चाहिए। तो ओबीसी फैक्टर, आदिवासी हितैषी, मतलब रूढ़िवादी परंपरा जो मानते हैं आदिवासी, ईसाइयों का विरोध, रूढ़िवादी परंपरा मानने वाले ईसाई आदिवासियों को समर्थन हासिल करना, और सबसे जरूरी है कि जिस वर्ग से आप आते हैं ओबीसी वर्ग, जो बीजेपी का झारखंड में वोटर भी, कोर वोटर भी है, उसको एकजुट रखना। ये सब सारा प्रयास जो है रघुवर दास के थ्रू हो पा रहा है। जो काम शायद बाबूलाल मरांडी चंपई सोरेन ओबीसी वोटर को नहीं कर पाएंगे, वो काम रघुवर दास बीजेपी की ओर से कर सकते। अच्छा, बड़ी चीज ये है, एक और आखिरी पॉइंट ये है कि चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी संथाल आदिवासी हैं, तो उनको आदिवासियों को
अपनी तरफ करने के लिए, कवायद करने के लिए बीजेपी ने छोड़ दिया है। लेकिन बीजेपी ने एक चीज विधानसभा चुनाव में देख लिया है कि झारखंड की एसटी जो आबादी, उस एसटी आबादी का रुझान वो कितनी भी मेहनत कर ले, गुरुजी की आभा इतनी बड़ी है कि उससे वो एसटी को खींच करके अपनी तरफ लाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऐसे में बीजेपी अब कहीं ना कहीं अपने माने हुए फॉर्मूले की तरफ जाएगी कि भाई जो कुर्मी है, तो कुर्मी एक ऐसी आबादी है जो अभी जेएमएम और बीजेपी दोनों से नाराज है। तो ऐसी स्थिति में या तो उसको जयराम महतो की तरफ जाना पड़ेगा, नहीं तो कम नाराजगी उसकी बीजेपी को लेकर के, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जो अभी उसके एसटी की जो मांग है, एसटी में इंक्लूजन की मांग है, उसको लेकर के कोई बड़ा फैसला ले सकती है। दूसरा, ओबीसी की दूसरी सबसे बड़ी आबादी अगर कोई है झारखंड में, तो वो यही तेली जो आबादी होती है, तेली सूढ़ी की जो आबादी होती है वही है। तो तेली सूढ़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले रघुवर दास है। तो रघुवर दास एक चेहरा वैसा है जिन पर दांव खेल चुकी है, खेला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बीजेपी, हालांकि अभी बहुत कुछ तो क्लियर नहीं है, 3-4 खेमों में बीजेपी बटी हुई है। एक रघुवर दास वाली बीजेपी अलग है, बाबूलाल वाली बीजेपी अलग है, चंपाई वाली बीजेपी अलग है, और एक जो कोर वाली बीजेपी जो अभी कुछ समझ ही नहीं पा रही है, वो वाली बीजेपी अलग है। तो बीजेपी का भविष्य बहुत कुछ इसी से होगा। रघुवर दास को ये मालूम था कि क्योंकि रघुवर दास पुराने राजनीतिक है और उनका बहुत यह भी है, तो उनको मालूम था कि कुर्मी चेहरा आदिवासी में होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जेपी पटेल को जो है वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा से यहाँ पर लाया था। और बहुत करीबी भी रघुवर दास जो चुनाव प्रचार करते थे 19 वाले लोक चुनाव में, तो जेपी पटेल सबसे उनके साथ में रहते थे। लेकिन जब वो चले गए राज्यपाल के रूप में, और जेपी पटेल को भी वो महत्व नहीं मिला जयप्रकाश पटेल को, क्योंकि महत्व क्या मिलना, मतलब एक तरह से कहा जाए तो सीधे बीजेपी ने उनको अपमानित ही किया कि सारे तरफ बातों को आपने लीक कर दिया, हर जगह हो गया कि वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, वो जाके मंदिर में पूजा पाठ भी करके रामगढ़ में यहाँ पहुंच गए, प्रदेश कार्यालय पहुंच गए, हाँ हम इंतजार में कि हाँ होगा, और उस चीज को टाल दिया गया, और नतीजा निकला कि वो कांग्रेस में। रघुवर दास राज्यपाल होते हुए ये बात कही थी कि जेपी को जो है, मतलब भाजपा और के जो नेता है वो संभाल नहीं पाया उसको। तो फिलहाल तो आदिवासी चेहरा, चलो चंपई सोरेन, बाबूलाल और अर्जुन मुंडा भी एक चेहरा है, और साथ में ओबीसी चेहरा जो है बीजेपी के लिए रघुवर दास है। लेकिन कुर्मी चेहरा का जो है ना अभी भी अभी अभाव है। हाँ, अब जेपी पटेल तो कांग्रेस में चले गए। और मुझे लगता है कि ये जो कुर्मी चेहरा का अभाव है भारती, ये जो रेल टेका आंदोलन है, आप देखिए अब तक बीजेपी का क्लियर स्टैंड क्लियर नहीं है कि उन्हें वो किस तरफ है, महतो के साथ जाएगी। लेकिन यहीं पर एक लैकिंग है पार्टी के लिए। अगर यहाँ पर कोई चेहरा ऐसा होता, तो अब तक जैसे सारी पार्टियों ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका क्या स्टैंड रहने वाला है, उनकी स्थिति क्या है। लेकिन बीजेपी की तरफ से सिर्फ अभी अगर मुंह देख रही है बीजेपी, तो इसलिए क्योंकि उसके पास ऐसा कोई सशक्त चेहरा ही नहीं है जो सामने खड़े होकर आकर ये कहे कि हाँ भाई, मैं तो समाज के लिए, अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो हमें साथ में रहना है, या फिर पार्टी की आइडियोलॉजी ऐसी है कि हमें सबको साथ में लेकर चलना है, तो हम भाई इससे दूर रहने वाले। और ये कमी खलती है। अगर कोई ऐसा चेहरा अभी होता ओबीसी के साथ साथ कुर्मी का भी, तो यहाँ पर पार्टी को शायद एक बड़ा लीड मिल सकता था जयराम महतो की पार्टी के अलावा। लेकिन ये जो यहाँ पर जो कमी है, ये पार्टी को आने वाले दिनों में खलेगी और खल रही है। चलिए, तो रघुवर दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंपैक्ट क्या और कितना रहेगा, यकीन मानिए थोड़ी देर में या 24 घंटे के बाद ही जेएमएम के कार्यालय में सुप्रियोदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ही करेंगे रघुवर दास के तमाम सवालों का जवाब देते हुए। लेकिन उससे पहले हमने ये डिस्कशन कर दिया है, तो वो क्या जवाब देंगे ये हमें जानकारी नहीं है। उनके जवाब के बाद फिर हम एक चर्चा करेंगे। लेकिन उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके राजनीतिक करियर को कितना फिर से सतह पर लेकर के आती है, क्योंकि फिलहाल सतह से अंदर चल रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में उस सांप का उदाहरण दिया था जो बरसात के बाद एक बार मुंडी निकालता है, फिर मुंडी अंदर कर लेता है। तो रघुवर दास की राजनीति फिलहाल उसी सांप की तरह चल रही है, जो बीच बीच में आते तो हैं लेकिन उसके बाद फिर गायब हो जाता है, क्षेत्र में पसीना बहाने लगता है। तो ऐसी स्थिति में रघुवर दास को सतह पर आने के लिए एक जबरदस्त पुश की जरूरत है, और वो पुश केंद्र नेतृत्व देगा। तो अब बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने की बात तो कही जा रही है, तो क्या किसी ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, या फिर बीजेपी हमेशा की तरह किसी ऐसे पर दांव खेलेगी जिसका सोच तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। तो बहुत कुछ अभी होना बाकी है, आगे आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। रंजीत, आरती, अभिषेक, तमाम लोगों को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।